आ रहा है। आज की क्लास में वो क्वेश्चन आप कर रहे हैं जिसके आधार पर पूरा पूरा इकोनॉमिक्स चलता है। परिचय चैप्टर है अपना। तो शुरुआत किया जाए, आज का क्लास शुरुआत किया जाए, क्योंकि आज हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। अब देखिए, कई सारे बच्चों के ऐसे ऐसे डाउट्स हैं कि सर डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस थे जो हमसे नहीं बना, या फिर कह रहे हैं कि डीपीपी में क्वेश्चंस था और आपने उस लेक्चर में कंप्लीट नहीं किया था। तो देखिए, जो पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट नहीं होता है ना कभी, वो अगले लेक्चर में कंप्लीट वो टॉपिक आ जाता है। समझ पाए? तो डीपीपी में जितने क्वेश्चंस बनते हैं आपसे वो ठीक है, जो नहीं सुना, नहीं देखा, नहीं पढ़ा, वो अगले लेक्चर में आ जाएगा, तब प्रैक्टिस कर लेना। समझ पाए? ये काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा। मैं अपना टी शर्ट ठीक कर लूं, मतलब ये तुम्हारा मीनिंग है। बढ़िया, शुक्रिया। कि पिछले लेक्चर सबको क्लियर है या नहीं, पहले इस बात को बताओ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा। अभी देखो, यहां पर लिखा रहता है प्रीवियस लेक्चर, यानी कि पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया जा रहा था। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, और ये जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहां से डिफिनेशन बेस्ड सवाल रहते हैं। लेकिन मैंने आपको डिफरेंस भी करवा दिया, डिफिनेशन भी करवा दिए, एग्जाम्पल भी करवा दिए, तो ये छोटे छोटे सवाल बनते हैं। एक सवाल यहां से बनता है आर्थिक समस्या, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो पूछा ऐसे ही जाता है कि आर्थिक समस्या क्या है और ये क्यों उत्पन्न होता है। तो आर्थिक समस्या हम लोग यहां पर आज एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, फिर क्लास आगे बढ़ेगा। ठीक है? और देखिए, आज का लक्ष्य हमारा ये होगा, यानी कि कौन कौन से टॉपिक आज कवर किए जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था आज आपको कंप्लीट हम बताएंगे। अर्थव्यवस्था आपको यहां पर पढ़ना है, उसके परिभाषा, प्रकार और उनकी विशेषताएं। 3 टॉपिक्स पर बात होगा अर्थव्यवस्था से संबंधित। पहले परिभाषा पर बात करेंगे, फिर उनके प्रकारों के बारे में, और फिर उन सबकी अलग अलग क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खासियत है, इस पर बात करेंगे। क्लियर ना? एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ठीक ढंग से समझने के लिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आप कैसे समझेंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं जरा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसको हम लोग आर्थिक समस्या कहते हैं। आर्थिक समस्या यानी कि पैसे की समस्या, सीधा बात करो। इसको बोला जाता है एक तरीके से चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या, इसको हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है जी। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे अराइज होता है, एक एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए कि आपको यहां पर लेना है कॉपी, ठीक है, आपको कॉपी लेना है मान लो, और वो 200 रुपए का है। ऐसे ही आपको मान लो कि किताबें लेनी है, बुक्स लेने हैं, है ना, और वो जो है 500 रुपए का है। फिर आप जो वो मिठाई लेना चाहते हैं, जो कि यहां पर 200 रुपए का है। समझ पा रहे हो? अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास इतने सारे जो प्रॉब्लम्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं, अभी लिस्ट है, प्रॉब्लम दिखाएंगे कैसे होगा। अब ये सारी इच्छाएं आप अगर पूरा करना चाहते हैं तो आपके पास कितने पैसे रहेंगे ताकि ये सारा का सारा आप अपनी जरूरत आसानी से पूरा कर लें। आपस में चैट मत करिए, पहले जवाब दीजिए। यहां पर बताओ, कॉपी, किताब और मिठाई आपको खरीदना है, और इनके प्राइसेस भी मैंने यहां पर लिख रखे हैं। इन पर कितना कितना खर्चा होगा ये भी मैंने यहां पर खर्च रुपए में दिखा दिया है कि कॉपी खरीदेंगे तो 200 रुपए का है मान लो, किताब 500 रुपए का, और मिठाई जो है वो यहां पर 200 रुपए का है। अब ये जितने भी प्राइस आपको यहां पर नजर आ रहा है, आपको टोटल जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे 7 और 2 900 रुपए खर्चे होंगे। कितना? 900 रुपए खर्च हो जाएंगे आपके। कितने खर्च होंगे? 900 रुपए खर्च होंगे आपके टोटल, तब जाकर के सारी की सारी जरूरतों को आप पूरा कर पाओगे। ठीक है? लेकिन ध्यान से देखिए, अभी यहां पे ध्यान से देखिए, अभी यहां पर मैं आप लोगों के चैट अभी बंद करूंगा।
पहले देखिए, कॉपी, किताब, मिठाई, ये सारी चीजें खरीदने के लिए आपको 900 रुपए की आवश्यकता है ना। अब 900 रुपया रहेगा तब जाकर के सारी जरूरतें आसानी से पूरा हो जाता, हमारे पास कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होता, कोई भी यहां पर आर्थिक समस्या नहीं होता। लेकिन यहां पर देखो प्रॉब्लम कब क्रिएट हो रहा है, जब 900 रुपए की आपको जरूरत है तब जाकर के सारा यहां पर आवश्यकता आसानी से पूरा हो जाता, पूरा फुलफिल हो जाता, किसी भी नीड्स या रिक्वायरमेंट को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, है ना। 900 रुपया रहता सारी जरूरतें आसानी से पूरी कर सकते थे। लेकिन आपके पास मात्र और मात्र जो है यहां पर उपलब्ध है, मान लो 700 रुपए। उपलब्धता कितनी है आपके पास? आपके पास मनी इनकम कितना है? एक बार चैट में सभी कोई बता दीजिए कि 700 रुपया जो है वो आपके पास केवल अवेलेबल है। उपलब्धता कितनी है आपके पास पैसे की? 700 रुपए। जबकि आवश्यकता देखा जाए तो 900 रुपए की है आवश्यकता, कि इतनी सारी चीजें आपको चाहिए जो 900 रुपए में आएगा। लेकिन आपको पता है कि आपके पैकेट में कितना पैसा है? मात्र 700 रुपए हैं आपके पैकेट में। अब आप खुद ही यहां पर देख लीजिए कि आपके पास पैसा कम है और आपको यहां पर 900 रुपए की आवश्यकता है, मतलब डिमांड आपकी जो है वो 900 रुपए के हो रहे हैं प्रोडक्ट, और आपके पास पैसे की सप्लाई कितनी है, रिसोर्स कितना अवेलेबल है आपके पास? ओनली 700 रुपीस। डिमांड कितना हो रहा है? 900 रुपीस। इसका मतलब डिमांड ज्यादा का कर रहे हो, आवश्यकता ज्यादा की है, और आपके पास उपलब्धता या फिर अवेलेबिलिटी कम है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा? स्कैर्सिटी का। स्कैर्सिटी आपको समझा दिया है हमने। स्कैर्सिटी क्या होती है इसको हमने बताया इस प्रकार से कि स्कैर्सिटी को हम लोग दुर्लभता कहते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्लभता। क्या बोलते हैं? दुर्लभता बोलते हैं। और दुर्लभता का सही अर्थ यह है कि किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी रिसोर्स की डिमांड यानी कि मांग ज्यादा और उसकी पूर्ति कम। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे बच्चे कि अगर किसी भी प्रोडक्ट या रिसोर्स की क्या है, डिमांड ज्यादा एंड उसकी सप्लाई अगर है कम, सो दिस सिचुएशन इज नॉन एज प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। यही है दुर्लभता की समस्या। और यही सेम चीजें यहां पर दोनों के बीच में दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो है 900 रुपए की। हमारी जो डिमांड है, हमारी जो मांग है वो है 900 रुपए की, जबकि हमारे पास जो पैसे उपलब्ध हैं, जो हमारे पास सप्लाई है, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, वो मात्र यहां पर कितना है? 700 रुपए। आवश्यकता हमें है 900 रुपए की, उपलब्ध मात्र 700 रुपए है। तो आप लोग सभी एक बार चैट में बता दो कितने रुपए का यहां पर प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी आया है, मतलब कितने रुपए की कमी खल रहा है, कितने रुपए का अभाव है। दूसरे अर्थ में दुर्लभता को हम लोग अभाव भी कह सकते हैं, अभाव भी नाम दिया जा सकता है। इंग्लिश में वही मतलब होगा स्कैर्सिटी। बट यहां पर आप बता दो दुर्लभता जो हो रहा है वो तो आपने समझ लिया कि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, है ना। मांग ज्यादा पूर्ति कम होता है, तो इसमें हम लोग दुर्लभता कहते हैं। तो डिमांड तो 900 रुपए की है, लेकिन आपके पास पैसे कितने उपलब्ध हैं? 700 रुपए। तो प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी कितने के बराबर आया? 200 रुपए के बराबर आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 200 रुपए की कमी खल रही है आपको, मतलब 200 रुपया और हो जाता तो सारी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती। लेकिन अगर अवेलेबल ना हुआ तो क्या करोगे? तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कैसे कॉम्प्रोमाइज सर? या तो हम क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे या फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ऑप्शन दो दो आपके पास उपलब्ध फिर से हो गए। क्या आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो या क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो? देखना आपको होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब बाजार में जाते हैं और उनके पास पैसा कम हो जाता है तो कहते हैं भैया वो सस्ता वाला दे दीजिए, इसमें चलेगा चलेगा, दे दीजिए वही वाला दे दीजिए, होता है ना। और कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं भैया 1 यूनिट भले ही कम दे दीजिए लेकिन बढ़िया वाला दीजिए जरा, है ना। समझ रहे हो? तो बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हमको क्वालिटी चाहिए, बस क्वांटिटी थोड़ी कम मिल जाएगी चलेगा। समझ पाए? तो यहां पर कॉम्प्रोमाइज ऑफ स्वीट कर दिया है सूरज ने कि हम सर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हमको मिठाई नहीं चाहिए। हाँ, और श्वेता कह रहे हैं कि भाई हमें तो
मिठाई तो लेना है बट कम लेना है ये भी ठीक है, क्वांटिटी थोड़ी कम ले लेंगे चलेगा, है ना। अब देखिए कुछ बच्चे क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि कॉपियां जो होती है वो अलग अलग क्वालिटी की आती है, पता है। फ्रेश पेज रह गया थोड़ा सा, है ना, और 70 जीएसएम में से ऊपर रह गया थोड़ा मोटा पेज में ज्यादा महंगा मिलता है कॉपी, डायरी वाली पेज रहती है तो ज्यादा प्राइस लगता है। और इसमें भी आपकी घटिया किस्म की भी कॉपियां आती है। किताबें भी अलग अलग तरह के प्रिंटेड आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट आता है, उसका भी एक जाली किताब आता है ना, डुप्लीकेट, और उसमें भी एक बहुत रंगीन किताब आती है। तो वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, इसकी भी क्वालिटी होती है। हालांकि कंटेंट की क्वालिटी देखोगे लिखावट सेम होता है सब में, लेकिन पेज की क्वालिटी की बात यहां पर हम कर रहे हैं। फिर मिठाई की बात करें तो इसमें भी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है कि सर 200 रुपए की मिठाई क्यों लेंगे, बस एक मीठा रसगुल्ला मिल जाए सर 10 रुपए की काफी है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें तो यहां देख रहे हो, या तो तुम्हें क्वालिटी या फिर क्वांटिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। ये जो कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में तुम सोचने पे मजबूर हो रहे हो, यही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तुम्हें चुनाव करना पड़ा ना कि यार क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करें कि क्वालिटी के क्वांटिटी के साथ, क्वालिटी के साथ या क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कहां करें, सोचना पड़ रहा है ना। यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, और यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इकोनॉमिक्स में जाना जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के नाम से। क्लियर है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहीं आ गया तुम्हारा, जब तुम्हारी डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो दुर्लभता उत्पन्न हुआ यहां पर, और इस दुर्लभता की वजह से तुम्हें चुनाव करना पड़ रहा है, और चुनाव की इसी समस्या को इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। क्लियर ना। सो इसी को बोलते हैं हम लोग कि डिमांड हमारी ज्यादा है, यानी कि अनलिमिटेड वांट्स है, और उन अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है, और इस वजह से इस लिमिटेड रिसोर्सेस का अल्टरनेटली यूज भी हो सकता है। मतलब या तो हम इस पर पूरा पैसा खर्चा कर दें, या फिर इस पर पूरा पैसा खर्च कर दें, इसको ना लें, मिठाई ना लें, या फिर मिठाई और किताब ले लेते हैं कॉपी नहीं लेते हैं, या फिर कॉपी ले लेते हैं किताब ले लेते हैं मिठाई नहीं लेते हैं, मिठाई ले लेते हैं किताब ले लेते हैं कॉपी नहीं लेते हैं। कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, और यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो डाउट में जरूर लिख देना। एक बार मैं डाउट आपके चेक कर लूं, डाउट है तो डाउट में जरूर लिखिएगा, ठीक है, पूछना जरूरी। तो है इकोनॉमिक्स है जाएगा चुनाव पर, दो उतनी ही है ना कर, तो डिफरेंट डिफरेंट है, वरना मत लीजिए, कोई भी बुक मत लीजिए आप, ठीक है। बुक आपको पढ़ना है तो आप साइड की कोई भी बुक रख लो, अपनी पसंदीदा बुक पढ़ना चाहते हो तो संदीप गर्ग टीआर जैन की बेस्ट बुक आती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लिखा जाता है सीबीएसई बोर्ड के अनुसार, फिर से कह रहे हैं ध्यान देना, बाद में आप लोग कहते रहते हो सर दुकानदार ने मना कर दिया। तो सीबीएसई बोर्ड के अनुसार लिखा जाता है किताब को, लेकिन देखो सबके सिलेबस सेम होते हैं भैया, ठीक है, सबके सिलेबस सेम होते हैं, बस पैटर्न डिफरेंट होता है। पैटर्न मतलब उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाते हैं चैप्टर खत्म होने के बाद, वो वाला चीज डिफरेंट डिफरेंट लिखा रहता है सब में। तो आप सीबीएसई के अकॉर्डिंग वाला बुक ले सकते हो मेरे अनुसार, ठीक है। माइक्रो मैक्रो दोनों कॉम्बिनेशन वाला भी मिल जाता है और अलग अलग भी मिल जाता है, ठीक है। ये किताबें थोड़ी सी बेस्ट लग रही है। माइक्रो मैक्रो की किताब आती है दो राइटर का, एक आप ले सकते हैं संदीप गर्ग की किताब, और दूसरा जो है वो दूसरे यहां पर राइटर का नाम है, एक तो आपने ये देख लिया, और दूसरा मैं एक और बता दूं, वो आपको मिल जाएगा टीआर जैन की किताब, ठीक है। जिनके पास है कोई भी किताब तो वही पढ़िए, वरना मत लीजिए कोई किताब। मैं सजेस्ट कर रहा हूं बार बार, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सब में वही चीज लिखा रहता है, अलग अलग थोड़ी ना लिख देगा कानून, बस चीजें थोड़ी सी कोई अच्छा लिखता है, किसी में गलतियां कम होती है, किसी में एग्जाम्पल अच्छे होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आप जो संदीप गर्ग की किताब ले सकते हैं या फिर टीआर जैन की किताब ले सकते हैं, बाकी किताबें सारी ठीक ही होता है लगभग लगभग, ठीक है, बस लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं सब में। तो इनमें से किसी एक का किताब ले लेना। ये माइक्रो और मैक्रो का अलग अलग भी आता है और साथ साथ में भी आता है, दोनों साथ में भी मिल जाएंगे, अलग अलग लेना चाहो तो अलग अलग भी मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि हिंदी मीडियम से भी मिल जाता है और इंग्लिश मीडियम से भी मिल जाता है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से अवेलेबल है मार्केट में, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से उपलब्ध है ये। और अगर आपके मन है
बहुत सारे बच्चे जैसे फॉलो करते हैं, बहुत सारे बच्चे जैसे फॉलो करते हैं एसबीपीडी का बुक, ठीक है, एसबीपीडी का बुक लेना चाहते हैं तो इसका एक साथ में ही आ जाता है इकोनॉमिक्स नाम से, ठीक है। राजीव बंसल की बुक होती है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। मतलब एक यहां पर आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग दिया ये वाली बात, और ये आप फॉलो कर सकते हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए सुटेबल होता है। इवन ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी फॉलो करते ही हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं है तो कुछ मत लीजिए, लेना ही नहीं है, सीधा समझ लो, क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़ा देंगे उतना तुम कर ही नहीं पाओगे। पहली चीज सारा ही कवर करते हैं यहां पर हम लोग, 100% कवर करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। देखो अर्थशास्त्र के अंदर एक बहुत बड़ा कहानी छुपा हुआ है, इकोनॉमी की बातें। अब ये इकोनॉमी होती क्या है, इकोनॉमी कहते किसको हैं? इकोनॉमी बेस्ट है, जिनके पास एसबीपीडी का है बेस्ट है। अब शांत हो जाओ, आराम से चैट को बंद कर लो और पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना चैट करने के लिए तो जीवन भर पड़ा हुआ है। सोशल मीडिया नहीं है, ये पढ़ाई का प्लेटफॉर्म है, पढ़ने की कोशिश करिए। अब ये पूरा पूरा जो अपना देश है, जैसे कि ये वाली बात, ये अपना पूरा देश है। अब इस देश में तरह तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग क्या हैं, कुछ लोग किसान है भैया, किसान हैं, ठीक है, फार्मर हैं, अपना काम करते हैं, कृषि बाड़ी खेती बाड़ी करते हैं, उसी से जो कुछ अनाज उपज होता है उससे घर परिवार चलता है। कुछ लोग दुकानदार हैं, है ना, कुछ लोग क्या हैं, दुकानदार हैं, कुछ लोग दुकानदार हैं। कुछ लोग हो सकते हैं नाई है, जो बाल बनाते हैं आपके। कुछ लोग और भी कुछ व्यवसाय में हो सकते हैं, जैसे कि शिक्षक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऐसे लोग हो सकते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिया यहां पर। अब देखिए ये सभी अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं, ये कोई जाति नहीं होता, ये कोई कास्ट नहीं है, ये है यहां पर उनके कर्म के हिसाब से। अगर मैं यहां पर टीचिंग कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं बच्चों को, तो मैं एक टीचर के रूप में हूं। लेकिन मैं अगर खेती बाड़ी कर रहा हूं घर पर, तो मैं वहां पर किसान के रूप में हूं, सीधा समझिए, है ना। मैं अगर दुकान में जो है सामान बेच रहा हूं, तो मैं एक वहां पर दुकानदार हूं। तो जहां पर जिस हिसाब से मुझे देखा जाएगा उस हिसाब से मुझे लोग नाम देंगे, समझ पाए। मैं दुकान में रहूंगा तो लोग मुझे दुकानदार कहेंगे, मैं पढ़ा रहा हूं इस वक्त तो मुझे, है ना, शिक्षक बोलेंगे, ठीक है, टीचर बोल देंगे। मैं खेती बाड़ी कर रहा हूं अपना घर पर, तो वहां पर मुझे किसान लोग बोल देंगे। तो ऐसे जो है मैं किसी का बाल बना रहा हूं तो मुझे नाई बोल देंगे। ऐसे है, ये कोई जाति नहीं है, ये कर्म के आधार पर नाम पड़े हुए हैं सबके, ठीक है। अब समझिए ये कि सबकी जरूरतें आपस में कैसे पूरी होगी। अगर कभी जो वो किसान को जरूरत पड़ा बाल कटवाने का, ठीक है जी, चले गए नाई के पास। नाई को जरूरत पड़ गया अनाज का, तो हो सकता है किसान से वो लेन देन हो जाए आसानी से। समझ रहे रिलेशन कैसे बन गया दोनों के बीच में। ऐसे ही अगर किसान का बेटा है वो पहुंच गए शिक्षक के पास सेवाएं लेने के लिए, अब शिक्षक को भी तो खाना पानी चाहिए, तो किसान के पास पहुंच गए अनाज लेने के लिए। ऐसे ही शिक्षक की जरूरत पड़ी दुकानदार के पास चले गए नमक दाल चावल चीनी खरीदने के लिए, और दुकानदार की बेटे को जरूरत पड़ा कि जो है अपने बच्चे को पढ़ा लिया जाए, तो चले गए शिक्षक के पास। ऐसे ही रिलेशन हर जगह पर देखो बन रहा है। नाई को जरूरत पड़ा कि ठीक है दुकानदार से कोई सामान ले लेते हैं, तो यहां पर रिलेशन बन गया इन दोनों के बीच में। दुकानदार को जरूरत पड़ गया, ठीक है भाई नाई से कुछ काम करवा लेते हैं। इसके अलावे कई तरह की रिलेशन बन सकते हैं, दुकानदार का नाई से बन गया, सॉरी किसान और दुकानदार के बीच में रिलेशन बन गया। ऐसे ही आप जो है वो शिक्षक और नाई के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। ऐसे ही तो है हमारा जीवन चक्र, ऐसे ही चल रहा है ना। हम उससे मिल रहे हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, वो उससे मिल रहा है, वो अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। तो दुनिया इसीलिए कहा जाता है गोल है। गोल है कहने का मतलब सब लोग जो है वो आपस में एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं, और वहां से कुछ ना कुछ उसको अर्न हो जाता है। तो हम जहां से पूरा अपने घर परिवार को चलाने के लिए इनकम अर्न करते हैं, या फिर अपने लिए रिसोर्स जुटा लेते हैं, वो एक कहीं ना कहीं गोला होगा। किस गोले से आए हो, तो भैया इसी गोले से आए हैं जिसका नाम है अपना देश है मान लो, या फिर अपना गांव है, या फिर ये सर्कल पूरी तरीके से मान लो अपना क्षेत्र है कोई भी। तो इसी क्षेत्र विशेष का ही नाम होता है अर्थव्यवस्था। क्या नाम है, अर्थव्यवस्था। क्योंकि यहां पर जो दो टर्म आपको हिंदी में नजर आएगा, पहले वो ध्यान दीजिए, हिंदी से जल्दी समझ में आएगा, फिर मैं इंग्लिश के ऊपर चलूंगा ही चलूंगा, एक्सप्लेनेशन दोनों मीडियम से आ जाएगा आपका। मैं एक बात करता हूं जरा मीनिंग को समझने के लिए। अर्थ जो यहां पर शब्द है और व्यवस्था जो शब्द है, इसका मतलब समझ लीजिए।
अर्थ का मतलब यहां पर है रिसोर्स से, अर्थ का मतलब क्या है, रिसोर्स। और व्यवस्था जो शब्द है इसका मीनिंग होता है यहां पर मैनेजमेंट से, ठीक है, मैनेजमेंट से, ध्यान से समझिएगा। रिसोर्स जो है उसके अंदर हमारा क्या क्या चीज आ जाएगा, जैसे कि यहां पर लैंड भी आ जाएगा, लेबर भी आ जाएंगे, ठीक है जी, फिर कैपिटल भी आ जाएगा, ऐसे ही बहुत सारी चीजें आ जाएगी, आपको पता ही है। तो रिसोर्स को क्या करना है यहां पर, मैनेजमेंट करना है सही ढंग से। मैनेजमेंट का अगर सही और अर्थ खोल करके देखा जाए तो इसका होगा सही सही अर्थ प्रॉपर, प्रॉपर यूटिलाइजेशन से, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, या फिर आप दूसरा नाम दे सकते हैं इफिशिएंट, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। इसका सही मीनिंग यही है, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। मतलब मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं कुशलतम प्रयोग। क्या बोलते हैं, कुशलतम प्रयोग बोलते हैं। आप ऐसे लिखो, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। और ये ध्यान रखने के लिए है, ये रटने के लिए नहीं है, ठीक है जी, ये लिखने के लिए भी नहीं है, समझने के लिए है, कुशलतम प्रयोग। अब आप लोग जरा ध्यान से एक एक बात को समझना, मैं क्या बोल रहा हूं। जो रिसोर्स है वो इन इन रूपों में है। इसमें से कुछ हमारा नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि भूमि एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, समझ पाए। लेबर जो है एक ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब मानव है, ह्यूमन रिसोर्स है। ऐसे ही कैपिटल मतलब मशीनें हो सकता है, पैसा हो सकता है, कैपिटल मतलब दोनों चीजें अर्थ लिया जाता है, तो ये फिजिकल कैपिटल बोल सकते हैं इसको। मतलब नेचुरल रिसोर्सेस, यहां पर ह्यूमन रिसोर्सेस और फिजिकल रिसोर्सेस, इस टाइप के अलग अलग टाइप के रिसोर्सेस आपको नजर आ गए। जैसे हमारे पास डिजिटल पैनल है, तो क्या है, ये फिजिकल रिसोर्स है। फिजिकल मतलब भौतिक संसाधन है, क्योंकि इसको हम लोग तोड़ फोड़ सकते हैं, नहीं नहीं करना नहीं है बाकी ये देखो कालू हमारे हाथ में, तो ये भी हमारा एक फिजिकल रिसोर्स है ना, इसका कुछ ना कुछ वेट है, हाइट है, ऐसा कुछ। ये देखो कपड़ा हमारे पास, तो ये भी क्या है, एक ये हमारी जो वर्दी है, ये क्या है, ये भी एक रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स, क्योंकि इसका भी कुछ शेप, साइज, डिजाइन है, कलर है, तो इसलिए हम लोग इसको देख भी रहे हैं, तो फिजिकल हो गया, ठीक है। तो आप बोलेंगे यहां पर कि रिसोर्सेस को क्या करना है, मैनेज करना है, सही ढंग से मैनेज करना, मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, या फिर आप दूसरे टर्म में बोल सकते हैं इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, मतलब संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। कुशलतम प्रयोग का मतलब है बेहतरीन से बेहतरीन प्रयोग, मतलब संसाधन को बेकार तो जाने ही नहीं देना है। क्यों, क्योंकि वही संसाधन लिमिटेड अमाउंट में था, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा। रिसोर्सेस क्या हमारे पास हैं, लिमिटेड अमाउंट में है, और रिसोर्सेस का वैकल्पिक प्रयोग भी है, ऑल्टरनेटली यूज भी है। एक जगह इस्तेमाल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वही रिसोर्स दूसरे जगह इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि पीने योग्य पानी है तो पी लीजिए, प्यास मिटा लीजिए। अगर नहीं पिया कोई बात नहीं, उसको दूसरे जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े धो लो उसी से, चलो कपड़े नहीं धोना है तो घर में पोछा लगा लो उसी से, चलो पोछा नहीं लगाना बर्तन धो लो उसी से। समझ पा रहे हो, मतलब पानी का जिस प्रकार से वैकल्पिक प्रयोग है, अल्टरनेटली यूज है, ये रिसोर्स का महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है, ध्यान रखना। रिसोर्स का यानी कि संसाधन का महत्वपूर्ण विशेषता है संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग होना। और एक और विशेषता क्या बताए थे कि संसाधन हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, और इसीलिए हमें कह रहा है कि रिसोर्स का मैनेजमेंट क्या करिए, प्रॉपर करिए, बढ़िया तरीके से करिए, इफिशिएंट यूज करिए, बेकार मत जाने दीजिए। तो यहां पर हम पूरे के पूरे देश में ही लगातार इसी चीज के लिए इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हैं। कोई गाड़ी से जा रहा है तो कोई साइकिल से जा रहा है, कोई हवाई जहाज से जा रहा है, कोई पानी जहाज से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, इधर उधर जा रहा है ना। सब लोग इधर उधर दुनिया में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है इकोनॉमिक्स के अनुसार, वो है कि अपने लिए रिसोर्स को व्यवस्था करने के लिए, मतलब अपने लिए रिसोर्स को जुटाने के लिए, अपने लिए रिसोर्स को पाने के लिए, ताकि कल का भविष्य उसका बेहतर हो सके। क्लियर है, जल्दी से बताओ क्या अर्थ समझ में आ गया, यहां पे क्या मीनिंग समझ में आ गया। तुम्हारे गांव जैसा और भी गांव आपने गैस में सिद्ध, इसीलिए आज से एक एक रुपए की कीमत जरा समझिए। और सिर्फ रुपए की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं लैंड, लेबर, कैपिटल सबकी ना,
तो लैंड कहने का मतलब है कि जमीन पर जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो कूड़ा ही क्यों ना हो, उसका भी मैनेजमेंट सही ढंग से हमें करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे देशों ने सिद्ध कर दिया कि ये कचरा भी वेस्ट नहीं है, वेस्ट, इससे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोगों ने उससे कचरे से जो है सड़क बना दिया, वही कचरे से कोई नई गैस उत्पन्न कर दिया, पता नहीं क्या क्या चल रहा है दुनिया में। सो इसीलिए, क्योंकि ये रिसोर्स एक बार अगर आपने क्षतिग्रस्त कर दिया तो दोबारा से हासिल नहीं किया जा सकता, है ना, समझ पा रहे होगे। सो आइए जरा ध्यान दें एक एक चीजों पर। हमने जो सर्कल बनाया है उसको एक और बार समझाते हैं पहले यहां पर, फिर डिफिनेशन पर आएंगे। अभी डिफिनेशन नहीं कर रहे हैं कुछ भी। मान लीजिए कि आप यहां पर हैं, ये है आप, आपका नाम यहां पर मैं लिख देता हूं, आप यहां पर हैं, आपके लिए आपका परिवार ये है, मतलब आपका परिवार ये है, परिवार के अंदर आप हैं, ठीक है जी। परिवार से थोड़ा बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि आपके लिए गांव भी है ना, जहां पर आपके जैसे कई सारे परिवार रहते हैं। इसी प्रकार से पूरे गांव के बाहर जाएंगे तो आपको पता चलेगा तुम्हारे गांव जैसा और भी गांव है, तो बन गया पंचायत। उस पंचायत के बाहर जाएंगे तो पता चलेगा कि प्रखंड भी है ना, पोस्ट ऑफिस भी है, तो वो प्रखंड यहां पर आ गया। फिर ऐसे ही उस प्रखंड के बाहर झांक करके देखेंगे तो पता चलेगा अनुमंडल भी है। ऐसे ही उस अनुमंडल के बाहर चले जाएंगे तो पता चलेगा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, आपका जिला यहां पर आ गया। इसी प्रकार से हम जो है वो और भी चीजें बना सकते हैं, जैसे मान लो ये तो अपना डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आगे चले गए तो अपना स्टेट भी निकल करके आ गया कि हाँ भैया हमारे एक राज्य भी है, बहुत सारे जिला मिल करके राज्य बन गए। और फिर ऐसे ही राज्य के बाहर झांक करके देखा तो अपना देश नजर आया, जो कि हम यहां पर कह रहे हैं ये लो अपना देश, मतलब पूरा बाहरी आवरण तक पहुंच गए आप, ठीक है, ये रहा पूरा पूरा अपना देश आ गया। और देश के बाहर भी हमारे जैसे देश है भारत जैसा, वैसे बहुत सारे देश हैं दुनिया में, तो ये बाहर का एक और पिटारा बन गया है। बताओ किस बच्चे को यहां पर बात नहीं समझ आ रहा है? मैंने हर एक बात बहुत ज्यादा डिटेल करके बता दिया है। देखा, ये दुनिया गोलम गोल है, बहुत बड़ी है पूरी अर्थव्यवस्था देखें तो अर्थव्यवस्था क्या सर, अपना परिवार भी एक अर्थव्यवस्था है? हाँ जी, क्योंकि आपके लिए सारे रिसोर्स यहीं पर मिल रहे थे जब आप बचपन में छोटे थे ना, बचपन में तो सब छोटा ही होता है तो उस दौरान आपके लिए दूध, पानी, कपड़े लत्ते सब जो है वहां पे आपके परिवार ही आपको जुटा करके दे रहे थे। फिर आप जो वो बाहर गांव के बाहर अपने घर के बाहर जाते हैं तो पता चलता है आपका गांव है, गांव से बाहर जाते हैं तो पता चलता है अपना पंचायत भी है, पंचायत से बाहर जाते हैं पता चलता है प्रखंड है, प्रखंड से बाहर जाते हैं पता चलता है आपका अनुमंडल भी है, अनुमंडल के बाहर जाते हैं तो पता चलता है अपना डिस्ट्रिक्ट भी है, और डिस्ट्रिक्ट आपके जैसे जिला जैसे बहुत सारे जिला है राज्य में, तो राज्य आ गया, और राज्य के बाहर जाते हो तो अपना देश आ गया, और देश के बाहर जाते हैं तो पूरा दुनिया ही आ गया। तो ये हर एक सर्कल अपने आप में एक अर्थव्यवस्था है, एक इकोनॉमी है, समझ गए। तो इसके लिए हम एक बात हमेशा कहते रहते हैं कि लोग जहां पर रहते हैं, हाँ, लोग जहां पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। तो हम जिस देश में रहते हैं वही अर्थव्यवस्था है, हम जिस राज्य में रहते हैं वही एक अर्थव्यवस्था है, हम जिस गांव में रहते हैं वही एक अर्थव्यवस्था है, हम एक परिवार में रहते हैं तो हमारे लिए वही एक अर्थव्यवस्था है। मतलब हमारे लिए जहां से अर्थ की व्यवस्था हो जाए, जहां से हमारे लिए संसाधन की व्यवस्था हो जाए, वो हमारे लिए क्षेत्र ही हमारे लिए एक अर्थव्यवस्था है। कैसा, समझ आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आइए डिफिनेशन पर आते हैं, डेफिनेशन पर आते हैं, और डेफिनेशन यहां पर बोलेगा कि भैया एक सिस्टम है, इकोनॉमी को हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं। इकोनॉमी को यानी कि अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक प्रणाली भी कहते हैं। आर्थिक प्रणाली मतलब एक इकोनॉमिक सिस्टम, ये सिस्टम ही तो है। इसको जरूरत पड़ा इसके पास चला गया, इसको जरूरत पड़ा इसके पास चला गया, इसको जरूरत पड़ा इनके पास चला गया, इनके पास जरूरत पड़ा इसके पास चला गया। मतलब हम एक दूसरे की जरूरतें सिर्फ पूरी कर रहे हैं। यहां पे सब उपलब्ध पहले से ही था, लेकिन कुछ संसाधन हमारे पास है, कुछ आपके पास है। हमारे पास क्या है? हमारे पास नॉलेज है, मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, और आपके पास पैसे था, आपने बैचेस परचेज कर लिए, है ना। मतलब समझ रहे हो, यही रिसोर्स अलग अलग तरीके से घूम रहा है। हमारे पास रिसोर्स हमारा नॉलेज था, तुम्हारे पास रिसोर्स तुम्हारा पैसा था,
उसके पास रिसोर्स, उसका पैसा था, वो दूसरे के पास चला गया, उसका पैसा उसके पास चला गया, उसके पैसे उसके पास चले गए। ऐसे ही सब लोग आपस में रिसोर्स सिर्फ इधर उधर किए जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यही खेला चल रहा है पूरी दुनिया में। अगर आप इस खेले को ठीक ढंग से समझना चाहते हैं तो अपने छत पर पहुंच जाना, अगर चौक चौराहे आसपास में है तो वहां चले जाना और देखना सब लोग, कोई गाड़ी से भाग रहा है इधर, कोई साइकिल से भाग रहा है इधर, कोई पैदल दौड़ रहा है, कोई कुछ। सिर्फ दुनिया में भागम भाग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रिसोर्स हमारे पास कम उपलब्ध है पूरी दुनिया में ही, इसके लिए भाग रहे हैं लोग। कोई मोटरसाइकिल से, कोई हवाई जहाज से, कोई साइकिल से, कोई पैदल, कुछ भी। कोई कूड़े में ढूंढ रहा है कि यहां पर कुछ मिल जाए, है ना? बात समझ पा रहे या नहीं? बढ़िया। तो ये यहां पर अब आपको समझ आ जाएगा कि ये अगर हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि किसी देश का वह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली, सामाजिक भी, राजनीतिक भी और आर्थिक प्रणाली, चूंकि ये तीनों चीजें जो वो हमारे देश के रिसोर्स को नुकसान पहुंचाते भी हैं और फायदा भी पहुंचाते हैं। हमारे देश में अगर पॉलिसी ठीक रही गवर्नमेंट की, है ना, पॉलिटिकल रीजन सही रहा तो रिसोर्स भी सही होगा। अगर हमारा पॉलिटिकल व्यू ही अच्छा नहीं है तो रिसोर्स क्षतिग्रस्त भी होगा। ऐसे ही समाज के लोग अगर ठीक हैं तो रिसोर्स बचा रहेगा। समाज के लोग अगर घटिया सोच रखते हैं कि नहीं नहीं विनाश कर दो इसका, जंगल का कोई काम नहीं है, जंगल कटेंगे, हाँ, काट करके हटा दो। तो ऐसे ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को डिफाइन किया जाएगा कि किसी भी देश का वह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली अथवा संरचना जिसमें लोग वैधानिक तरीकों से, अब मैं बताऊंगा आगे इसका मीनिंग क्या है, वैधानिक तरीकों से आर्थिक क्रियाएं करके जीवन यापन करते हैं। आर्थिक क्रिया किया ही जाता है किसके लिए? जीवन यापन के लिए। मतलब द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एन कंट्री, कोई भी कंट्री का आप ले लो, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम, या फिर बोल दो उसको स्ट्रक्चर, तीनों का मिला करके क्या बन गया? इज द स्ट्रक्चर इन विच, जिसमें कि पीपल अर्न देयर लिविंग, जिसमें कि पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, अपनी जीविका उपार्जन करने की बात सोचते हैं। और किस तरीके से? तो बोल रहा है कि लीगल तरीके से, बिल्कुल कानूनन तरीके से, है ना। सो यही हमारा है, कानूनन तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं किसी भी सेक्टर के अंदर तो वही सेक्टर हमारे लिए बन गया एक इकोनॉमी। जैसे कि हम लोग देश के अंदर रह करके कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं अपना खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है, लेकिन जितने भी काम देश के अंदर किए जा रहे हैं वो सब कानूनन तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है जो गैर कानूनन है ना, वो इलीगल है। लेकिन देश के अंदर में वैसी क्रियाओं को केवल जोड़ा जा रहा है यहां पे जो क्रियाएं नियम, कानून या देश के संविधान के अंतर्गत रह करके कर रहे हैं, पैसा अर्न हो रहा है लेकिन कानूनन रूप से, संसाधन कमा रहे हैं लेकिन कानूनन रूप से, और उससे अपना घर परिवार चल रहा है। तो ऐसी क्रियाएं ले लीजिए जिससे कानूनन रूप से किया जा रहा है और वो अपने देश के अंदर किया जा रहा है, तो पूरा देश ही अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम बन गया और उसी इकोनॉमिक सिस्टम का नाम होता है इकोनॉमी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये क्लियर है सभी को? मैंने बार बार आप लोगों को बोला है इस बात के लिए कि जो यहां पर पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड आपका चैट दिखना चाहिए, उसी से रिलेटेड आपका डाउट दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सोर्स कमाया ना, ऐसे बता देना। तो हमने यहां पर समझा है, अब पिक्चर के द्वारा समझते हैं। ये अपना पूरा जो मैप बना हुआ है भारत का, ये अपना भारत तो इकोनॉमी है ही, इनमें जो राज्य हैं छोटे छोटे वो भी एक इकोनॉमी है ना। अच्छा, दूसरे देश में भी जा रहे हैं तो दूसरा देश का इकोनॉमी, जैसे चाइना एक इकोनॉमी ये भी है। हम बात कर रहे हैं यहां पर इस्लामाबाद, ये भी एक इकोनॉमी है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान, ये भी एक इकोनॉमी है। हम बात कर रहे हैं केवल न्यू दिल्ली, ये भी एक इकोनॉमी है ना। ऐसे ही हम यहां पर समझ सकते हैं कि इकोनॉमी का मतलब है जहां पर लोग रह करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए रिसोर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, उसी पूरे सेक्टर को हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। समझ पाए? अब ये इकोनॉमी को दो अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। हमने बोला ना रिसोर्स को मैनेज करना है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट में हमें कैसे ध्यान रखना होगा?
तो रिसोर्स का मैनेजमेंट का पूरा पूरा जिम्मेवारी कभी कभी सरकार को पूरी तरीके से दे दिया जाएगा। तो सरकार को अगर दे देंगे पूरी जिम्मेवारी तो हो जाएगा केवल पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल रिसोर्सेज के ऊपर में, और गवर्नमेंट ही वहां पर डिसीजन लेगी। यहां पर पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है? पब्लिक सेक्टर का मीनिंग है हिंदी में सार्वजनिक क्षेत्र। क्या मीनिंग है? सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है जी, सार्वजनिक क्षेत्र। तो इस सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर यानी कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वही अगर रिसोर्सेस को कंट्रोल या मैनेज कर रहा है तो हम वहां पर बोलेंगे कि हमारे रिसोर्स पूरी तरीके से सरकार के पास में है। सरकार ही फिर डिसीजन लेगी सभी लोगों के लिए कि कितना किसको रिसोर्स देना है ना, फ्री में देना है कि पैसा लेकर के देना है। अगर ये सारा का सारा फैसला केवल गवर्नमेंट कर रही है तो वहां पर बोलेंगे वो पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में पूरा रिसोर्स चला गया। तो उसके हिसाब से पूरी जो इकोनॉमी बनेगी वो बन जाएगा सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि समाज के सभी लोगों के लिए सरकार ने संसाधनों पर नियंत्रण बना लिया है, कंट्रोल बना लिया है। समझ आ रहा है? और बाद में अगर वही रिसोर्सेस का कंट्रोल, एक ऐसी भी इकोनॉमी हो सकती है ना, एक ऐसा भी राज्य या फिर देश हो सकता है जहां रिसोर्सेस का कंट्रोल सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर लोग कर रहे हैं, निजी क्षेत्र कर रहा है, तो यहां पर उस समय हो जाएगा वो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वो किस समय हो जाएगा? क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अगर रिसोर्स का कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के पास है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और रिसोर्स का कंट्रोल अगर पब्लिक सेक्टर के पास है, सार्वजनिक क्षेत्र के पास है, तो बन जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या ये बात क्लियर है? तो ऐसे ही डिफाइन यहां पर किया जाएगा अर्थव्यवस्था को अलग अलग रूपों में। तो एक और अर्थव्यवस्था होता है जब हो सकता है कि दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं, तो बन जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कि भारत अपना इसी कैटेगरी में आता है। अब देखिए जरा, इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब यहां पर एक कोई व्यक्ति है, एक कोई कंपनी है, एक कोई फर्म है, वही जो है पूरे तरीके से रिसोर्स को अपने कंट्रोल में अपने फायदे के लिए रखा हुआ है, अपने कंट्रोल में रखा हुआ है और अपने फायदे के लिए, सबके फायदे के लिए नहीं। समझ पाए? जैसे दुकानदार सामान बेचता है तो जो भी प्रॉफिट होता है क्या समाज में बांटते चलता है कि लो भैया हमने प्रॉफिट कमाया, लो हमने प्रॉफिट कमाया? नहीं, वो जो भी प्रॉफिट कमाता है दुकानदार अपने पास रख लेता है। यह है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का विचारधारा, यह है यहां पर अप्रोच इसका। क्लियर ना? और फिर समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज का कंट्रोल सरकार के पास है, पूरी जनता के पास है, तो उनके हिसाब से डिसीजन गवर्नमेंट यहां पर करेगी कि हम रिसोर्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दें या पैसा लेकर के, है ना? तो सरकार के नियंत्रण में पूरी तरीके से रिसोर्स है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। देश में सरकार ही ये सोचती है कि क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, सब कह रहा है कि मैं तय करता हूं। मैं मतलब सरकार, सरकार तय करती है सब कुछ। यहां पर सब सरकार तय करती है कि क्या प्रोडक्शन करना है ना? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करने हैं, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करना है, ये सारा फैसला गवर्नमेंट कर रही होती है। और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर बात होता है तो दोनों लोग मिलकर के काम करते हैं। यह कहता है कि हम अपना प्रॉफिट ले जाएंगे, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपना प्रॉफिट अपना मेहनत कर ले जाना, बट यहां पर जो रिसोर्सेज बाकी रह जाएंगे वो हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे समाज का भी भला हो जाएगा। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर में दोनों लोग काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर अपने फायदे के लिए काम करेगा, अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए काम करेगा, व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करेगा। वहीं जो गवर्नमेंट है वो पूरे सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके या फिर वेलफेयर हो सके, कल्याण हो सके। क्या इतनी सी बात सभी को समझ आ गया है? क्या इतनी सी बात सभी को समझ आ गया? तो चैट में एक बार लिख करके बता दीजिए। बाकी यहां पर देखें, इलीगल चीज होता है तो वह भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आया नहीं। गैर कानूनन कोई कार्य है तो वो आर्थिक क्रिया में नहीं गिना जाता, सरकार उसको आर्थिक क्रिया मानती ही नहीं है। समझ पाए? नहीं, समझो फैलता जा रहा है और अंदर से पूरा जल करके राख हो गया है। झरिया वाली कारें कुछ नहीं कर पा रही हैं इसके ऊपर। सोच रहे 1962 में लगा है यार, आग लगी है,
क्योंकि धनबाद झरिया वाले क्षेत्र में चले जाओ झारखंड में तो पता चलेगा वहां कोयला खत्म हो गया है, लगभग कोयला खत्म हो चुका है। और नीचे से जो है वो 1960-62 में आग लगी है, आज तक आग बुझा नहीं है, लोगों के घर तक आग पहुंच गया। बहुत सीरियस मुद्दा है, ध्यान से समझना। सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं इसके ऊपर। सोच रहे 1962 में लगा है आग, जब चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये भारत और चाइना के बीच में झड़प हुआ था ना, तब से लेकर के आग लगी है उस झरिया वाले क्षेत्र में, धनबाद वाले क्षेत्र में, आज तक वो बुझा नहीं है। आग तो और धधकती जा रही है, समझो, फैलता जा रहा है और अंदर से पूरा वो जल करके राख हो गया है। जितने भी कोयला था वो तो जल करके ही नष्ट हो गया, बाकी जो बचा है वो तो निकाला जा रहा है लगातार, तो वहां कुछ भी नहीं रह गया, खोखला बन गया वो पूरी तरीके से अंदर से। तो रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, समझ गए। तो वो एक इकोनॉमी है, मैंने झारखंड का एग्जांपल दी, वो एक इकोनॉमी है। क्यों इकोनॉमी है? क्योंकि वहां पर रिसोर्सेस हैं। तो जहां रिसोर्सेस हैं वहां पर लोग जाएंगे, अपनी जरूरतों को वैसी उसी से तो पूरा करते हैं। मानव की जरूरतें कैसे पूरी होती है? रिसोर्स से, वस्तुओं से, सेवाओं से, समझ पाए। तो इसलिए एक देश को या फिर एक राज्य को, एक जिला को, एक प्रखंड को, एक गांव को अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, इकोनॉमी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। क्या चुकी है हाथ थोड़े, क्या क्या लिखा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझा दो भाई, मैं समझ गया, तुम्हारे कोई डाउट नहीं है, आ जाओ आगे। अभी शुरुआत ही किया है, मैं बता रहा हूं कि 3 टाइप की होती है, मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूं अभी, अब पढ़ाऊंगा यहां से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको पढ़ने के बाद डाउट रह जाए तब पूछना। 3 स्लाइड रुक जाओ अभी, 4 स्लाइड रुक जाओ, उसके बाद पूछ लेना पूंजीवादी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, इसका सबसे पहले और भी नाम जो है उसको समझ लीजिए, फिर डेफिनेशन पर आएंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कई सारे नामों से जानते हैं, मतलब रिसोर्स जो है वो तो प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर वहां पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुकी है तो सरकार ज्यादा कुछ प्लानिंग करेगी क्या कि किसको रिसोर्स देना है और किसको नहीं, किसको संसाधन देने और किसको नहीं। सरकार का तो कोई डिसीजन ज्यादा नहीं होगा वहां पर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर यहां पर कंट्रोल कर चुका है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो सरकार का ज्यादा कोई भूमिका रहा नहीं। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं केंद्रीय अनियोजित अर्थव्यवस्था, सेंट्रली अनप्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली मतलब गवर्नमेंट का यहां पर कोई भी प्लान नहीं चलता है ज्यादा, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन दबदबा नहीं है यहां पर सरकार का। यहां दबदबा किसका है कैपिटलिस्ट में? प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र का। इसलिए इसको अनियोजित अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है। और फिर बिल्कुल ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ना बिना पैसे लिए कोई सामान ही नहीं देता है, बिना पैसे लिए कोई रिसोर्स ही नहीं देता है, बिना पैसे लिए कोई संसाधन ही नहीं देता है। इसलिए अब ऐसा काम कहां होता है? बाजार में, कि पैसा देते हैं तब सामान मिलता है। तो बाजार की तरह ही बिल्कुल बिहेव कर रहा है ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नाम बाजार अर्थव्यवस्था भी है। रीजन समझ में आ रहा है क्यों नाम दिया गया बाजार अर्थव्यवस्था? क्योंकि जिस प्रकार से बाजार में पैसा देते हैं तो सामान मिल जाता है, ठीक उसी तरह से बिहेव करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको भी पैसे दीजिए, संसाधन दे देगा, पैसे दीजिए, वस्तुएं सेवाएं दे देगा। क्लियर? इसको पूंजीवादियों का देश भी कहते हैं, यानी कि कंट्री ऑफ कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का ये कंट्री क्यों बोला गया? इसलिए क्योंकि यहां जितने भी लोग रहते हैं ना, उसमें से ज्यादातर लोग रिसोर्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं, अपने इंडिविजुअली प्रॉफिट के लिए करते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए ये पूंजीवादियों का देश है, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, जहां मनमर्जी अपना फैक्ट्री स्थापित कर दिए, जहां मनमर्जी अपना चले गए व्यापार करने के लिए। यहां सरकार का ज्यादा कोई कंट्रोल है ही नहीं, कंट्रोल तो है लेकिन ज्यादा कोई कंट्रोल नहीं है, ज्यादा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ज्यादा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इंटरवेंशन नहीं है। समझ पाए? अब इसको अगर डिफाइन करने चले तो हम ऐसे लिखेंगे इस चीज को कि ये एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधन जितने भी होंगे, है ना, भूमि है, पूंजी है, मजदूर है, ये सब सारे उत्पादन के साधन कहे जाते हैं। तो वो आर्थिक प्रणाली जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, धन के विनिमय और वितरण, कि पैसा अगर आया है तो किसके बीच में बांटना है, कैसे बांटना है, इसको वितरण की प्रणाली बोलते हैं। निजी क्षेत्र का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। मतलब क्या समझा आपने? कि जो भी रिसोर्स हैं और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उत्पन्न हुए हैं इस देश में, है ना, इस क्षेत्र में, वो पूरी की तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पूरी तरीके से प्रोडक्शन, उसकी पूरी तरीके से कंजम्पशन, सब डिसीजन कौन करेगा? ये करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा, निजी क्षेत्र करेगा।
तो मेन पॉइंटर्स आपके लिए यहां पर यही है कि अगर रिसोर्सेस पर कंट्रोल, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं उस पर कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का आ जाए तो वही कहलाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या कहलाता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। सो लिखेंगे इसको, द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स मतलब रिसोर्स होता है, ठीक है। मीन्स का दूसरा अर्थ लगा सकते हो आप लोग रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्सेस लिख सकते हो आप इसको, मीन्स ऑफ रिसोर्स। तो यहां पर जो मीन्स है उसका मतलब है रिसोर्स यानी कि संसाधन। तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी यहां पर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हैं, है ना, और जो भी चीजें एक्सचेंज करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये ओवरऑल सबके कंट्रोल में किसके आ चुका है? सब किसके कंट्रोल में है? तो कंट्रोल किया जा रहा है बाय द प्राइवेट सेक्टर। किसके कंट्रोल में है? प्राइवेट सेक्टर। सो क्या बोलेंगे, दोबारा सुनिए, द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड द एक्सचेंज एंड गुड्स एंड सर्विसेज के बाद क्या बोला? एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आर ओन्ड यानी कि मालिक, और कंट्रोल्ड यानी कि नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय द प्राइवेट सेक्टर। क्लियर है सबको? यहां तक कैसा लगा सफर? अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन कहे जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन कहे जाते हैं? फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन कहे जाते हैं? तो इनका नाम है एडम स्मिथ। इनका नाम क्या है? एडम स्मिथ इनका नाम है। अर्थशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं, चैप्टर 1 के शुरुआती लेक्चर में बताया था। और एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहे जाते हैं। इन्होंने ही बोला था कि एक ऐसा देश या फिर ऐसा क्षेत्र है, ऐसी एक कंट्री है या फिर इकोनॉमी है जहां पर रिसोर्सेस का कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है और वो रिसोर्सेस का प्रयोग सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। इन्होंने ही बताया था। तो इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फादर कहा जाता है इनको, फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कहे जाते हैं एडम स्मिथ। तो इनमें क्या क्या खासियत आपको दिखा? सबसे पहला जो बात दिखा, इसमें सबसे जो अच्छी बात नजर आई है वो ये है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स भी बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के जगह पर आप यूज कर सकते हैं फीचर्स को, फीचर्स, ठीक है। फीचर्स बोलो, खासियत बोलो, विशेषता बोलो। ये विशेषता किसकी है? जितना भी बता रहे हैं सब पूंजीवादी का। जैसे सबसे पहले रिसोर्सेस का कंट्रोल किनके हाथों में आ गया? तो यहां पर लिखेंगे उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण निजी स्वामित्व हो गया भैया। संसाधनों पर किसका कंट्रोल आ गया? प्राइवेट सेक्टर का, यानी कि निजी स्वामित्व हो गया संसाधनों पर। क्लियर है? संसाधनों पर किसका? निजी क्षेत्र का जो वो कंट्रोल आ गया, प्राइवेटली ऑन किया जा रहा है। रिसोर्सेस का कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा, तो ये होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो यहां सरकार की भूमिका बहुत कम होती है, सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है, जिसे हम लोग कहेंगे कि मिनिमम गवर्नमेंट का यहां पर जो है इंटरफेरेंस होता है। मिनिमम को हम मिनिमल इंटरवेंशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोल रहे हैं? सरकार के यहां पर ज्यादातर कंट्रोल नहीं है, न्यूनतम हस्तक्षेप है, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी ज्यादा। हस्तक्षेप कहने का मतलब होता है रोक टोक करना। क्या सरकार रोक टोक कर रही है? ज्यादा नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस का मालिक कौन है? निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है। क्लियर ना? फिर देखिए तीसरी बात क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी लोग रहते हैं ना, उन सभी लोगों को पूरी आर्थिक स्वतंत्रता रहती है। पूरी तरीके से क्या रहता है? इकोनॉमिक फ्रीडम रहता है, कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रीडम इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। समझिए ध्यान से, इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब है कि आप रिसोर्सेस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए अपने तरीके से कर सकते हैं। ऐसे फ्रीडम को बोलते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम। जैसे मेरे पास पैसा है और पैसे को अगर हम अपने तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, अपने तरीके से खर्च कर पा रहे हैं, अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, अपने तरीके से सेविंग कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे इकोनॉमिक फ्रीडम मिला है। अब आप लोग चैट्स में बताओ, क्या आप सभी बच्चों को इकोनॉमिक फ्रीडम मिला है? घर परिवार वाले खर्चा करने का पूरा पूरा छूट दे रखे हैं या नहीं? एक बार सबको चैट में बताइए जरा, देखें। शिवम, प्रज्ञा, जुगनू गया है और कुछ बच्चों को फ्रीडम दिया गया है।
तो जिन बच्चों को फ्रीडम दिया गया है, इकोनॉमिकली फ्रीडम छोड़ दिया गया आपको, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, और नहीं आई है तो आ जाना चाहिए, क्योंकि घर वाले आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है, फाइनेंशियली। तो ये ट्रस्ट मत तोड़ना उनका। दूसरी बात, जिनको फ्रीडम नहीं दिया गया है उनको इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो अभी नालायक हैं, अभी ज्यादा दुनियादारी नहीं समझ पाते। कोई भी यहां कोई भी सामान देखते हैं, खरीदना शुरू कर देते हैं। नहीं, हर सामान खरीदना जरूरी नहीं होता समझ पा रहे? तो यहां आपको इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं दिया गया, तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी आप समझदार नहीं हुए हैं, ऐसा उनको लग रहा है। जब आप समझदार हो जाएंगे तो आप अपने हिसाब से पैसे खर्च करना, अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना, अपने हिसाब से सेविंग करना, है ना। तो चलिए, दोनों ठीक है अपने अपने जगह पर। अब अगर बात करें हम लोग कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे ज्यादा एक विचारधारा देखा जाता है, एक अप्रोच देखा जाता है कि यहां पर कंपटीशन की भावना अधिक होती है, ज्यादा होता है। सब लोग एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, हर कोई अपना अपना फ्यूचर देख रहा होता है यहां पर कि हम एक दूसरे से कॉम्पीट कर जाएं। सो देयर इज अ ग्रेट सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन। यहां पर बहुत बड़ा लॉजिक लगाते हैं लोग अपना अपना फायदा कमाने के लिए। हर कैपिटलिस्ट चाहता है हम उससे आगे निकल जाएं। जैसे अगर मान लो यहां पर 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, और एक ने मान लो कि 5 करोड़ का अपना इनकम जनरेट कर लिया एक साल में, फिर दूसरा जो है 3 करोड़ का इनकम जनरेट कर लिया, और अगला जो है वो तो 50, 25, 20 जितना लिखना है लिख दो, 20 करोड़ मान लो इनकम जनरेट कर दिया। तो इसमें से एक व्यक्ति आगे निकल गया है इनकम अर्निंग करने में, ठीक है, सबसे ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है ये। अब इस पूरे 3 लोगों में से देखा सबसे ज्यादा इसने अर्न किया। अब इसको देख करके ये और ये दोनों आपस में, और तीनों कह लो, दोनों नहीं, तीनों आपस में कंपटीशन करना शुरू करेंगे हो सकता है कि दोनों आपस में चल करके ये दोनों मिल जाए, आपस में मर्ज हो जाएं, क्योंकि उसको हराना है हो सकता है कि इंडिविजुअली कंपटीशन करें कि नहीं भैया हम उसको फाइट करेंगे, ये भी सोच रहा हम ही इसको फाइट करेंगे तो इस तरीके से कंपटीशन का भावना, प्रतियोगिता की भावना कह लीजिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादा चलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक दूसरे से आगे निकलने की चाहत होती है, और इसी वजह से यहां पर रिसोर्सेस का बहुत ज्यादा क्षति भी हो जाता है, क्योंकि फायदा निकालने के लिए रिसोर्स को तो दोहन करना पड़ेगा। दोहन करने का मतलब है एक्सप्लॉयटेशन करना पड़ेगा, उसका शोषण करना पड़ेगा, एक तरीके से रिसोर्स को ज्यादा निचोड़ करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर लिखा जाएगा ग्रेटर एक्सप्लॉयटेशन, किसका? तो रिसोर्स का। ध्यान रखिएगा, प्रतियोगिता की भावना पूंजीवादी देशों में बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे से आगे निकलने की चाहत होती है। ये अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में। कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो मजा नहीं आता। कॉम्पिटिटर होना बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि कॉम्पिटिटर से हमें यह पता चलता है कि वो कर क्या रहा है और हम क्या कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ पाए? अगर उसकी प्रोडक्ट या सर्विस बिक रही है मार्केट में ज्यादा, तो क्यों बिक रही है? कुछ तो बढ़िया होगा। ऐसा थोड़े कि लोग बेवकूफ हैं, कुछ तो बढ़िया होगा, या तो क्वालिटी अच्छा होगा या फिर क्वांटिटी अच्छा होगा, या फिर दोनों चीजें अच्छी होगी। तो इसलिए मार्केट में कॉम्पिटिटर होना बहुत जरूरी है। इसी से फिर पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे सामने वाला क्या कर रहा है, हमें और क्या अच्छा करना चाहिए। अच्छा कंपटीशन यही है। अब देखिए यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का प्रयोग केवल और केवल लोग अपने फायदे के लिए करते हैं, इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए करते हैं। रिसोर्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं, सोसाइटी के फायदे के लिए नहीं। समाज के भलाई पर यहां पर कोई विशेष ध्यान नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर सोशल वेलफेयर को नहीं देखा जाता, यहां सिर्फ अपना अपना वेलफेयर देखा जाता है, सबके फायदे नहीं, अपने फायदे। ठीक है। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या बोल रहे हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, रिसोर्सेस आर यूज्ड फॉर इंडिविजुअल प्रॉफिट। रिसोर्सेस आर यूज्ड फॉर किसके लिए? इंडिविजुअल प्रॉफिट, यानी कि अपने फायदे के लिए रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। देयरफॉर, यथा बोल दीजिए, दिस इकोनॉमी हैज नो सोशल, है ना, नो स्पेशल फोकस ऑन, नो स्पेशल फोकस ऑन सोशल वेलफेयर। ध्यान रखिएगा, नो स्पेशल फोकस ऑन सोशल वेलफेयर। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो सिर्फ अपना अपना फायदा देखता है। लोग यहां पर अपने फायदे के लिए काम करते हैं, अपने फायदे के लिए रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं, समाज या सोसाइटी के फायदे के लिए नहीं, समाज या सोसाइटी के फायदे के लिए
नहीं करते हैं। क्लियर है ना सबको? चैट में एक बार गर्दा उड़ा दीजिए भैया आप लोग, इस बात को बता दीजिए। तो यहां जो भी सर्विसेज हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो पैसे से ही आपको मिलेगा। इसी को बोलते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो भी हुआ है वस्तुओं का या फिर सेवाओं का, वो लोगों के बीच में उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरण किया जाता है। किसके आधार पर? क्रय क्षमता के आधार पर वितरित होता है कोई भी चीज, कोई भी गुड्स हो, कोई भी सामान हो, कोई भी सर्विसेज हो, वो आपको फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। समझ पाए? तो इसी वजह से इसका नाम बाजार अर्थव्यवस्था पड़ा हुआ है। इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नाम बाजार अर्थव्यवस्था पड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर कोई भी सामान आपको फ्री में नहीं मिलने वाला है। So in a capitalist economy, the goods produced are distributed among the people based on their purchasing power. कि हम साधन का तो लेन देन करेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग पावर के बेस पर ही लेन देन किया जाएगा। यहां परचेजिंग पावर का मतलब है खरीदने की शक्ति होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसे में परचेजिंग पावर है, इसमें भी परचेजिंग पावर है। जैसे लोग पहले बार्टर सिस्टम करते थे ना, गुड्स का लेन देन करते थे, आपस में सामान का लेन देन करते थे कि हम कोई सामान दे दिए दूसरे को, उसने भी हमको हमारी जरूरत का सामान दे दिया, तो ये भी चलेगा, कोई बात नहीं, इसमें भी परचेजिंग पावर होता है। तो या तो कोई वस्तु पाने के लिए वस्तु चुका दो तो बार्टर सिस्टम हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया, या फिर वस्तु पाने के लिए, सेवा पाने के लिए आपने पैसे ही दे दिया, तो ये मॉनेटरी सिस्टम हो गया, मौद्रिक प्रणाली हो गया। चाहे कोई भी प्रणाली से लेन देन करो, बट यहां पर जरूरी क्या है कि आपको कुछ ना कुछ चुकाना ही पड़ेगा। क्रय क्षमता आपके पास होना चाहिए, परचेजिंग पावर होना चाहिए, क्रय शक्ति आपके पास होना चाहिए। क्लियर है ना? क्लियर है ना सभी को? जल्दी से बता दो एक बार, क्लियर है ना सभी को? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान अगर है तो वो सिर्फ एक चीज से हो सकता है, बाजार शक्तियों के द्वारा। बाजार शक्ति का मतलब है यहां पर डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। डिमांड एंड सप्लाई ध्यान रखोगे, बाजार शक्ति के नाम से जाना जाता है। बाजार में यही दो फोर्सेस काम करते हैं, एक है डिमांड, दूसरा सप्लाई। ठीक है? सो हम बोल सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, क्या करता है? द सेंट्रल प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, कि हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, कैसे करें, किसके लिए उत्पादन करें। तो उत्पादन करने की सिर्फ बातें नहीं है, कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन, कोई भी डिसीजन सिर्फ पैसे कमाने के आधार पर लोग लेते हैं पूंजीवादी में, कि जो सामान ज्यादा डिमांड हो रहा होगा हम उसी का सप्लाई करेंगे क्योंकि जिसका डिमांड है ही नहीं वो सप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। मार्केट में देखा जाता है किसका डिमांड चल रहा है, ट्रेंडिंग डिमांड किसका हो रहा है, ठीक है हम भी वही प्रोडक्शन करेंगे, लोग ऐसे सोचते हैं यहां पर। सो मार्केट फोर्सेस जो है वो वर्क करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में, और मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर ही यहां पर डिसीजन लेकर के लोग प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? सर इस बैच का कोई चैनल है क्या? हाँ, टेलीग्राम चैनल है अपना, सर्च कर लेना, टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार, कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार, सर्च कर लेना, टेलीग्राम चैनल का नाम है अमेरिका पर सभी बच्चे एक बार, ठीक है? क्योंकि जब कभी हम लोगों की मीटिंग होगी, ऐसे चैट में बात होगी, वीडियो कॉलिंग से बात होगी, तो उसी के माध्यम से होगा। अब देखिए अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मेनली दो एग्जांपल पूछता है, कोई भी लिख देना। मेनली आपको एग्जांपल में कई बार ऑप्शन में दे भी देता है ऑब्जेक्टिव में, अमेरिका, फ्रांस और यहां पर कनाडा का ऑप्शन रहता है, ज्यादातर ये तीन ऑप्शन रहते हैं, ठीक है? तो अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, ये जितने भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होते हैं ना, जितने भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैं वो सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, डेवलप्ड इकोनॉमी एक तरह का। तो जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है, ऐसे समझ लो। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताइए जरा, मैं एक सवाल पूछ लूं क्या इसके ऊपर? मैं एक सवाल पूछ लूं क्या? क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके। अभी पूंजीवादी की बातें हमने किया, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया, आप सवालों के जवाब दे दीजिए बस एक दो। इनटू कैपिटल ऑन द सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड, बहुत बढ़िया। तो अर्थव्यवस्था को क्लासिफाई कैसे किया जाता है? इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इनटू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तीनों रूपों में क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन कौन से बेसिस पर किया जाता है? अगर बेसिस पूछा जाएगा तो लिख देना ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ऑन द
बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, रेगुलेशन एंड कंट्रोल, रेगुलेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे नियमन और नियंत्रण के आधार पर। नियमन मतलब कानून होता है, नियम कानून, नियमन और नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बातें, इतनी सी बातें क्लियर है क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पे। इन विच कंट्रीज, अगला आ जाइए, किस देश की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है? मतलब इन विच कंट्रीज इकोनॉमी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज मिनिमल, जहां सरकार की मिनिमम भूमिका होती है, कम से कम भूमिका होती है, कम से कम रोल होता है, वो कौन सी इकोनॉमी होगी? जल्दी से आप लोग एक बार बता दीजिए। इकोनॉमी है ना, रही जहां पर गवर्नमेंट की, लेकिन प्रिपरेशन करने के लिए सिर्फ 1 साल आपके पास है अभी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है हमारा, जहां पर गवर्नमेंट की भूमिका मिनिमम होती है, कम से कम होता है। बहुत बढ़िया, अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, यहां सवाल तो चलेगा अपना एमसीक्यूज आगे, उससे पहले हमें कंसेप्ट जरूरी है करना, क्योंकि मैंने आज अगले क्लास का भी पीपीटी ऐड करवा लिया है कि अगर फास्ट चलूं तो यहां पर अगले लेक्चर भी कंप्लीट कर दूं। तो देखिए कोई नहीं आराम से चलेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर की बातें अब करेंगे। ये बिल्कुल ऑपोजिट ऐसे समझ लो कि यहां रिसोर्सेज जो भी है उसका कंट्रोल, उसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट का यहां पर पूरी तरीके से कंट्रोल आ गया। बस इतनी सी बात इसमें समझना था और कुछ नहीं, बाकी डिफिनेशन सेम टू सेम लिख दिया है। जहां निजी क्षेत्र लिखा था वहां सार्वजनिक क्षेत्र लिख दिया और कुछ नहीं किया हुआ है, और कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, सो यहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, या फिर बोल दो पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल है रिसोर्सेस के ऊपर में, और यही इनके मालिक भी हैं। बात करें अगर इनके फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो इनका नाम है कार्ल मार्क्स। ये बहुत बड़े विचारक थे भाई, बहुत बड़े विचारक थे, बहुत बड़े थिंकर थे। ये कहते हैं कि देखिए सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि रिसोर्स का फायदा सबको मिले, ये ऐसा मानते थे। ये गांधीवादी विचारधारा था इनका। ये कहते थे कि ऐसी जो है वो कल्पना कीजिए कि एक ऐसा देश हो, एक ऐसा क्षेत्र हो जिसमें रिसोर्स का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में हो, गवर्नमेंट डिसीजन करे कि किसको क्या देना है, डेटा के बेसिस पर चेक करेगी, जैसे भारत में हो रहा है ना। तो ये ऐसा मानते थे। इनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ही जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के जनक माने जाते हैं। ये फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी है, समाजवाद के जनक हैं। ठीक है जी। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी 2 अलग अलग नाम हैं। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था यहां पर देखोगे तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। वहां हम लोग कह रहे थे पूंजीवादी में केंद्रीय अनियोजित अर्थव्यवस्था, और यहां पर कह रहे हैं क्या, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक है, 5 से 7 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा नाम है केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, यानी कि उसी चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बोला जाए तो इस प्रकार से होगा। स्टैंडर्ड वर्ड में है दोनों सेम, बट स्टैंडर्ड वर्ड में ऐसे यूज कर लिया जाता है कई बार। तो केंद्रीय नियोजित क्यों बोला गया समाजवादी को? क्योंकि सरकार ही यहां पर फैसला लेती है क्या प्रोडक्शन करने हैं, कितना करना है, कैसे करना है, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्लियर ना? बिल्कुल, दर्शन कह रहे हैं बिल्कुल। यहां पर सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान देना एक बार, ताकि मिक्स्ड इकोनॉमी जल्दी समझ में आ जाए। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कम लिखने होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है। किनके स्वामित्व? सामूहिक स्वामित्व होता है। और इसका मतलब है कि यहां पर कलेक्टिवली गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, या फिर लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे कि क्या करना है देश में, कैसे प्रोडक्शन करने हैं, क्या रिसोर्स किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सारा का सारा समाजवादी अर्थव्यवस्था में काम चल रहा है सामूहिक तौर पर। ठीक है, जितने भी रिसोर्स हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जितने भी वस्तुएं और सेवाएं हैं, सारा का सारा सरकार या फिर सामूहिक तौर पर डिसीजन लेकर के किया जा रहा है।
नेक्स्ट देखोगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का अधिक हस्तक्षेप होता है। यहां सरकार का क्या होगा, ज्यादा इंटरवेंशन होगा, ज्यादा हस्तक्षेप होगा, जबकि पूंजीवादी में नहीं था। पूंजीवादी में गवर्नमेंट की भूमिका ज्यादा नहीं थी, लेकिन यहां पर कह रहे हैं देयर इज ग्रेटर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी। ग्रेटर इंटरवेंशन मतलब ज्यादा हस्तक्षेप करेगी। अगर कुछ मान लो जंगल का आप विनाश कर रहे हो तो सरकार कहेगी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हालांकि हमारे देश की सरकार कहती काट दे पेड़, कोई जरूरत नहीं है, रोड बनाते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन भाई देख करके काम किया जाना चाहिए ना, क्या नुकसान करने और क्या नहीं। तो यहां पर हम ये मान करके चलते हैं सरकार को जो देश की भला चाहती है, ऐसी सरकार है, अपने देश वाली भ्रष्ट वाली सरकार नहीं। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो सरकार अधिक हस्तक्षेप करती है, हस्तक्षेप का मतलब है ज्यादा रोक टोक करती है। यहां पे सरकार कभी कभी मना कर देगी, नहीं ये नहीं करना है, कभी कभी कहेगी नहीं दूसरे देश से ये चीज एक्सपोर्ट नहीं करना है, सॉरी दूसरे देश को ये चीज एक्सपोर्ट नहीं करना है, ये इंपोर्ट नहीं करना है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी कई बार बैरियर लगा दिया जाता है, क्योंकि सरकार का कंट्रोल है, सरकार की मर्जी चलेगी वहां पे। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में ही यहां पर लोगों को लिमिटेड इकोनॉमिक फ्रीडम दिया जाता है, पूरी तरीके से आजादी नहीं, लिमिटेड इकोनॉमिक फ्रीडम। सरकार कहती है ठीक है आजाद तो रहिए, बट ध्यान रखना समाज का यहां पर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार यहां पर जो है आजादी तो देती है, लेकिन लिमिटेड इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं देती है। लिमिटेड कहती पूरी आर्थिक आजादी नहीं देंगे, अपनी मर्जी से कहीं भी फैक्ट्री खोल दोगे वो नहीं चलेगा। सरकार यहां पर ज्यादा हस्तक्षेप कर रही है, इसलिए लोगों को लिमिटेड इकोनॉमिक फ्रीडम मिला। सो पीपल हैव लिमिटेड इकोनॉमिक फ्रीडम, ध्यान रखना, जैसे कि अभी आप लोगों को दिया गया है। और आपकी सरकार जो है वो मम्मी है या फिर बड़े भाई हैं, बड़ी दीदी हैं या फिर पापा भी हैं। अच्छा, आपके घर पे फाइनेंस मिनिस्टर जो है आपके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो वो आपको लिमिटेड इकोनॉमिक फ्रीडम दिए हैं। कभी कहते हैं बेटा ठीक है अपनी मर्जी से खर्चा कर लेना, है ना, और कभी कहते हैं ना 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 तुमसे ना हो पाएगा, हम ही लेकर के आ जाएंगे तुम्हारे लिए सामान, बताओ क्या लेना है। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। तो ये तीन विशेषताएं यहां पर थी। उसके बाद हमें यहां पर देखना होगा कि इस वाली अर्थव्यवस्था में कंपटीशन की भावना ज्यादा नहीं होता, प्रतियोगिता की भावना ज्यादा नहीं होती है। ध्यान रखना यहां पर ज्यादा कंपटीशन क्यों नहीं है, क्योंकि सरकार ने ज्यादा फ्रीडम दिया ही नहीं। सरकार ने यहां पर कंपटीशन के लिए ज्यादा फ्रीडम दिया ही नहीं, है ना, कि एक दूसरे से आगे निकल सकें, वो बात यहां पर आ गया। इसलिए यहां पर एक अच्छा बात भी हो जाता है कि रिसोर्सेस का जो है ना प्रोटेक्शन हो जाता है, रिसोर्स क्षतिग्रस्त नहीं होते, क्योंकि लोगों को पूरी आर्थिक आजादी दी नहीं गई, तो संसाधन विशेष रूप से संरक्षित हो गए, संसाधन खराब नहीं हुए, बचे रह गए भविष्य के लिए भी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उसका प्रयोग समाज के लिए किया जाता है, सामाजिक लाभ या फिर सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, अपने केवल व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं, सामाजिक फायदे के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से आपको नोट्स दिया जा रहा है टू दी पॉइंट, एग्जाम में ऐसे ही टू दी पॉइंट लिख करके आना, 100% नंबर अगर लिख करके आने हैं तो ठीक है जी, कुछ भी अटपटांग मत लिखने की कोशिश करना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है विशेषता हमेशा। और अब देखिए हमने बोला सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं आर यूज्ड ओनली फॉर क्या, सोशल बेनिफिट और सोशल वेलफेयर, सिर्फ समाज के कल्याण और समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या कह रहा है कि उत्पादित वस्तुओं को जो वितरण किया जाता है वो जरूरतों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, कि जरूरत किसको है रिसोर्स का, आवश्यकता किसको है रिसोर्स का, उसी को बांटा जाता है यहां पर। तो इसलिए बोला कि लोगों के बीच में उनकी जरूरतों और आवश्यकताओं के आधार पर वितरण किया जाता है। क्या रिसोर्स किसको मिलेगा वो देखा जाएगा, कि व्यक्ति गरीब है तो चलो ठीक है फ्री में दे दो इसको राशन पानी, गरीब है चलो ठीक है एक बिल्डिंग बना दो इसका घर रहने के लिए अलग से, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, तो ऐसे करके। सो इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, जो लोगों के बीच में बांटा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर नीड्स और रिक्वायरमेंट। तो यहां पर दो वर्ड्स हैं नीड्स और रिक्वायरमेंट, ध्यान रखना दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप। हो गई बात क्लियर? किसी भी बच्चे का इसमें कोई भी डाउट परेशानी है तो बता दो। एक आप लोगों को होमवर्क जाएगा, पूंजीवादी और समाजवादी के बीच में अंतर बता देना हमें। अगर अंतर आप लोग नहीं, लेकिन आप लोग पहले खुद से प्रयास करना, नहीं हो पाएगा तब लिख लेना इसके नोट्स, ठीक है, डिफरेंस करके दे देता हूं यहां पे। सोशलिस्ट इकोनॉमी में एक और बात कही जाती है
कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार के विभिन्न वर्गों के लिए यहां पर आर्थिक नियोजन किया जाता है। अब ये आर्थिक नियोजन शब्द जो है क्लास 11th में पढ़ना था, बट इकोनॉमिक प्लानिंग यहां पर इसका मीनिंग है अंग्रेजी में देखें तो इकोनॉमिक प्लानिंग कौन कर रही है यहां पे? इकोनॉमिक प्लानिंग कौन कर रही है? गवर्नमेंट करेगी, है ना। गवर्नमेंट यहां पर प्लान करती है, गवर्नमेंट जो है प्लान करती है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए, क्योंकि समाज में अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, है मध्यम वर्ग के लोग भी हैं, तो इसलिए यहां सरकार ही इकोनॉमिकली डिसाइड करेगी कितना प्रोडक्शन करने हैं, किसके लिए करना है, सब वही होता है यहां पर इकोनॉमिक प्लानिंग, कि हम एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में ही देश के ज्यादातर समस्याओं का समाधान कर पाए लिमिटेड रिसोर्सेज से। लिमिट रिसोर्सेज हैं, टाइम भी लिमिट है, लेकिन प्रॉब्लम अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करें, ये निश्चित टाइम पीरियड में, उसी को कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। क्लियर है? और ये कौन करती है? सरकार करती है। क्लियर? सो यहां पर सारी बातें क्लियर हो चुका है, लेकिन एग्जाम्पल जो है जरूरी है, तो देख लीजिए चीन, क्यूबा, नॉर्वे, स्वीडन, इन सब का एग्जाम्पल दे देना। यही एग्जाम्पल्स आपको जो हो पेपर में लिख करके भी आने हैं, इनमें से कोई 2 एग्जाम्पल आपको लिखने होते हैं, हमने आपको 4 यहां पर पेश कर दिए हैं। तो डिफरेंस आप लोगों को लिखने के लिए आता है पेपर में, तो आप ये काम कर लेना। किसका स्वामित्व कहां पर है? प्राइवेट सेक्टर का स्वामित्व कैपिटलिस्ट में, सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। ऐसे तो सारे डिफरेंस हमने एक करके दे दिए हैं। गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती, ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करती, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप रहता है। ऐसे ही कर लेना कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यहां पर फुल इकोनॉमिक फ्रीडम है, सबको पूरा पूरा आर्थिक आजादी मिला हुआ है, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में लिमिटेड इकोनॉमिक फ्रीडम मिला हुआ है। ठीक है जी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करो तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लोग जो काम करते हैं वो सिर्फ अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो लोग हैं या फिर जो सरकार है वो सामाजिक लाभ या फिर सामाजिक कल्याण के लिए ध्यान रखती है। सोशल वेलफेयर यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सोशल वेलफेयर यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सोशल बेनिफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबको क्लियर है? अब ये मिक्स्ड इकोनॉमिक की बातें जो वो कल की क्लास में रखेंगे, क्योंकि इसमें 4 पॉइंटर्स है और मैं चाहता हूं इसके बारे में कल रखेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्या करूं, इनके जो रिवीजन है वो कल लेंगे तो ज्यादा बेहतर